सामने आ रही है कि उन्होंने एक तरफ अपनी ओर से ये फैसला सुना दिया। फैसला अच्छा है, बिल्कुल इसको लोगों ने पसंद किया, पर अगर यही फैसला किसानों के साथ बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके और आमने सामने बैठ के बात होती, क्योंकि मुख्यमंत्री जब चुनाव में गए थे तो उस टाइम वोटरों के साथ इसका इतना मोह प्रेम था कि लोग प्रधानमंत्री को एक आईना समझते थे और उसको ये समझते थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो हमारी बात सुनेगा भी और हम उसकी बात मानेंगे भी। फैसला बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये फैसला जनहित में है, किसान के हित में है, मगर अगर इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता तो आज इतनी दिक्कत न आती, क्योंकि किसानों की कुछ और भी मांगे हैं, जैसे एमएसपी भी अड़े हैं, बिजली बिलों में भी अड़े हैं, और उसके बाद कुछ और बातें भी, जितने किसान मरे उनके मुआवजे की बात करने हैं। अगर ये बातें सारी पहले लखीमपुर खीरी की बात भी सामने आ रही है, आज वही बात कहते हैं संसद में वो की ओर कूच भी करेंगे, पर मगर अगर ये किसान और किसान जथेबंदियों के साथ बैठकर बात होती और आमो सामने बात होकर हम एक दूसरे के कहते कि हम ये मानते हैं और आपको ये मानना पड़ेगा। अब एक फैसला आने से किसान तो उसमें से काफी हिस्सा खुश हैं, मगर वो कहते हैं कि हमारे जो एमएसपी की मांग है उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ न कुछ फैसला दें, ये सुख समाचार होगा। बेहतरी यही होती कि प्रधानमंत्री साहब ये डिबेट से बात हल करते तो दैट वाज सो बेटर देन नाउ। पर फिर भी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक लोकतंत्र देश में ये बहुत जरूरी है कि बेशक साल के बाद बात सुनी गई, पर सुनी गई, प्रधानमंत्री को मानना पड़ा और उन्होंने इसकी बात को तरजीह दी, किसानों की बात को। किसान कानून वापस लिए, जबकि आमतौर पर ये बात जाती थी कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो उसके बाद पीछे नहीं हटते। फिर भी मैं कहता, मैं उनको बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपने अच्छा किया, ये देश हित में है, अन्नदाता है, अन्नदाता को निराश करना भी माड़ी बात है, और हमारे ये आपके वोटर भी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये किसान, अगर प्रधानमंत्री जी इतना पोलाइट अपनाया है तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो उन पर भी वो गौर करेंगे, किसानों की बातों को मानकर एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे ताकि भविष्य हमारा लोकतंत्र की तरफ बढ़े और हम एक दूसरे के भाई बन के रहें और सभ्यता बने। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, उसके बाद से ही लगातार उन्होंने अपील भी की किसानों से कि आप सभी अपने घर को वापस लौट जाएं, लेकिन जो नाराजगी है किसानों की वो लगातार बनी हुई है। जो यहाँ बात कर लेते हैं हम दूसरी खबर की। दैनिक ट्रिब्यून अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद से ही किसान आंदोलन में लगातार डटे हुए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर के रविवार को सिंघू बॉर्डर पर बैठक की थी, जिसमें फैसला लिया गया है कि किसान लखनऊ में आज महापंचायत करने वाले हैं। साथ ही साथ 26 नवंबर को किसान बॉर्डर पर इकट्ठा होने वाले हैं। इसके अलावा किसानों ने पीएम मोदी को अपनी मांगों को लेकर के एक पत्र भी लिखा है, जिसमें एमएसपी गारंटी, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांगों की बातें शामिल की गई हैं। साथ ही साथ बता देते हैं आपको कि अब संयुक्त किसान मोर्चा 27 नवंबर को बैठक करने वाला है। तो दूसरी खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक करी है। जो किसानों की नाराजगी है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबा वक्त गुजर चुका था, किसान इंतजार कर रहे थे। इस आंदोलन को 26 नवंबर से 1 साल हो जाएगा। 1 साल तक इंतजार करते रहे किसान और अब कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी भी जो नाराजगी है किसानों की वो लगातार बनी हुई है। दीपक जी, आपके पास आना चाहूंगे। जो तरीके से आप देख रहे हैं लगातार किसान डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सभी किसान वापस अपने खेतों में लौट जाए और आंदोलन को खत्म कर दे। लेकिन जो किसानों की नाराजगी है वो लगातार देखने को मिल रही है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एमएसपी पर कानून बने और जो लगातार किसानों की मांगे हैं उसको लेकर के पत्र भी अब लिख दिया गया है पीएम मोदी को।
बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसान जो हैं अभी भी बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, न केवल बॉर्डर के ऊपर, हालांकि दक्षिण हरियाणा में जहां जहां किसान टोल के ऊपर बैठे थे वहीं टोल पर आज भी वैसे ही बैठे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोग किसानों से अपील की है कि वो अपने खेतों पर लौट जाएं। शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, लोगों से जिनको संबोधित करते हुए कहा था कि इनका जो कृषि कानून है वो रद्द कर दिए जाएंगे, कैबिनेट की मोहर जो है शीतकालीन सत्र में लग जाएगी। लेकिन किसानों ने जिस प्रकार से कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखे हैं, उनका कहना है कि उनकी और भी डिमांड्स हैं। उनका कहना है कि एमएसपी जो है वो लागू की जाए, साथ ही जो किसान इस आंदोलन के अंदर जो है मारे गए हैं उनके ऊपर उनको जो है मुआवजा भी दिया जाए। हालांकि हरियाणा में जिस प्रकार से बात की जाए कितनाना टोल की या बात की जाए जो है, तो उनका ये भी कहना है कि वहां पर किसानों के जो परिजन जो है वो इस आंदोलन में जो शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, तो उन्हें जो है नौकरी भी दी जाए। इस प्रकार की किसानों की जो डिमांड्स है वो लगातार बढ़ रही है। उनका ये भी कहना है कि सरकार को इस ओर भी देखना चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हालांकि अब एक लखनऊ के अंदर जो है बैठक भी किसानों की जो है होने वाली है, उसमें देखना होगा कि किस तरह के निर्णय जो है वो निकल करके सामने आते हैं। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। गुरदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर किसानों से अपील करी थी कि सभी किसान आंदोलन को खत्म करके घर वापस चले जाएं, लेकिन एक लंबा समय गुजर गया इंतजार करते करते। किसानों का 1 साल होने वाला है इस आंदोलन को लेकर के। अभी वो नाराजगी लगातार बनी हुई है, आप देखिए, और लगातार जो रणनीतियां हैं वो किसानों की तरफ से बनाई जा रही हैं। आज महापंचायत होने वाली है और उसके बाद वो बॉर्डर पर भी किसान इकट्ठा होने वाले हैं, तो लगातार उनकी तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं किसान। किसान को अपील की गई ना, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने ये अच्छा कदम उठाया। मगर बात ऐसे है कि कहते हैं कि जख्म से भाषा की गोली जो होती है ना, भाषा की गोली, वो ज्यादा नुकसान करती है। जी जी। 1 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री बेशक हाथ बढ़ाते रहे किसानों की तरफ, मगर जो नीचे स्तर में पता नहीं ये पार्टी में ऐसी क्यों व्यवस्था बन गई इनकी, जबकि बीजेपी पर ऐसी कभी एलिगेशन नहीं लगे, पर वो जो भाषा बरती गई 1 साल भर में किसानों के प्रति, और एक उनको कभी विदेशी कहा गया, कभी परजीवी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, वो जो बोलियां लगाई गई उनके जो गहरे जख्म दिल पर बैठे, वो आज भी उनके जख्म हैं जो वो महसूस करते हैं। इसलिए ही उनका ये विश्वास भी बहाल करना बहुत जरूरी है। किसानों का विश्वास बहाल करना जरूरी है कि जो सरकार कह रही है उस पे अगर सरकार भविष्य में खरी उतरती है जी, तो एक फिर नया पौधा बनेगा, नया जीवन शुरू होगा। अगर ये इसमें से फिर कुताही हुई, फिर बयानबाजी में छोटे लोअर तबके के जो नेतागण हैं, अगर उन्होंने ऐसी भाषा इस्तेमाल करते रहे तो ये टकराव जो है बरकरार रहने की उम्मीद बनी रहेगी। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपनी पार्टी के जितने भी उनके नेतागण हैं उनको हदायत करे कि किसानों की नहीं, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, कोई भी हैं, उनके प्रति भाषा बड़ी संयम से बरती जाए। हम ये हर कोई ये गर्व करता है कि हम भारत के नागरिक भी हैं, और उनको अगर देशद्रोही कह दें या उनको माड़े लफ्ज कह दें कि ये बाहर से मदद लेते हैं जो या कोई ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ऐसे जख्म उनके दिल पर और उनके बच्चों पर भी जाते हैं जी। जो कुछ 1 साल में हुआ ये मसला हल हो जाता, पर ये जो जख्म थे ये हमारे यूथ पर ऐसे गहरे हो गए, उन्होंने एक समझ लिया कि केंद्र सरकार अन्नदाता को कुछ देना नहीं चाहती। अब दिया भी है, मगर उसके साथ साथ किसानों के दिल पर जो जख्म हुए हैं, भाषा के जख्म हुए हैं, उसको चाहिए कि उनका निवारण करे, मीठी भाषा हो
और इनको गले लगाने से मेरा ख्याल है कि हम एक देश के वासी हैं, हम प्रधानमंत्री को भी चुनने वाले हैं, हमारा किसी से रंजिश नहीं है। पार्टियां अपने एजेंडे लेके आए। एक इसमें बड़ी अच्छी और बात मैं कहूं कि जो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेकर आती हैं जी। उन पर बैन होना चाहिए। वो ही मैनिफेस्टो हो जो जनता में पूर्ण हो सके। बिल्कुल। झूठे मैनिफेस्टो जो हैं उस पार्टियों के लिए जब सत्ता में आती है तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल गुरदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो किसानों की नाराजगी है कहीं ना कहीं उसे दूर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर स्थिति को सभी कुछ ठीक करना है तो साफ तौर पर किसानों की बात सुननी पड़ेगी। और किसानों की मन की बात तो सुन ली गई है, लेकिन अभी फिलहाल क्यों किसान नाराज चल रहे हैं इस बात पर भी ध्यान देना होगा। अब रुक कर लेते हैं हम तीसरी खबर का, जो यहाँ अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। हरियाणा में बेकाबू डेंगू ने इस बार 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के बाद पहली बार डेंगू के केसों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। गंभीर बात यह है कि हरियाणा में डेंगू के मामले अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना डेंगू के 150 मरीज सामने आ जाते हैं। आपको बताते चले, हरियाणा में 7 जिलों में डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल और अंबाला जिले इसमें शामिल हैं। लगातार डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। डेंगू ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो परेशानी वाली बात है। दीपक, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से आप देखिए 7 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, रोज 150 मामले सामने आ रहे हैं हरियाणा में। एक चिंता वाली बात है ये। बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से डेंगू जो है पूरे प्रदेश के अंदर पैर पसार है, 7 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट चुका है। हालांकि कई जिले जो है हॉटस्पॉट पर भी बनाए गए। हालांकि सभी सीएमओ को जो है आदेश भी जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए हैं कि ताकि वो बैठ के भी करें। हालांकि कुछ जगह तो टीमें भी बनाई गई हैं जो घर घर जाकर के लोगों को जागरूक भी कर रही है। साथ ही इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वो लोग जो टीमें हैं घर घर जाकर जागरूक भी कर रही है, बाकी लोगों को फॉगिंग के लिए भी कह रही है। साथ ही जो पानी के अंदर जो मच्छर है उनका लार्वा जो है वो भी चेक किया जा रहा है और उन लोगों को जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार स्वास्थ्य विभाग भी और जो लोगों को कह चुका है कि जो अपने जो कूलर है उसमें से पानी निकाल लिया जाए, गमले हैं उसमें से पानी जो है निकाल ले, ताकि जो फ्रिज के पीछे जो है पानी है वो भी इसको हटा दिया जाए, ताकि जो डेंगू है वो ना पैर पसारे। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी जो डेंगू है वो लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि भिवानी के अगर संदर्भ में बात की जाए या पूरे हरियाणा की संदर्भ में बात की जाए तो नगर परिषद को भी इस तरफ जो है आना होगा, नगर निगम को भी आना होगा। जो फॉगिंग की व्यवस्था है, फॉगिंग की व्यवस्था ना होने के कारण समय पर अगर फॉगिंग हो जाती तो ऐसी स्थिति ना बनती। इसलिए इनको चाहिए था कि फॉगिंग की व्यवस्था करते। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन भी है कि सुबह और शाम फॉगिंग होनी चाहिए, ताकि जो मच्छर है इसका मच्छर जो है सुबह और शाम को ही बैठता है। तो ऐसे में हालांकि देखने में मिला है कि जो फॉगिंग की जाती है वो सुबह और शाम को ना करके दोपहर को की जाती है, उससे उतना इफेक्ट नहीं आ पाता। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने बार बार ये गाइडलाइन जारी की है, बार बार चिट्ठियां पत्र भी लिखे हैं कि इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि मच्छर मर जाए। लेकिन तरीके से फॉगिंग ना होने के कारण समस्या जो की तो बनी हुई है। प्रतिदिन जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, प्लेटलेट्स जो है लोगों की डाउन होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोगों को जो है प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए काफी दिक्कतें सामने आ रही, क्योंकि जो ब्लड है वो भी नहीं मिल पाता और काफी समस्याएं, अगर भिवानी के संदर्भ की बात की जाए या हरियाणा के संदर्भ की बात की जाए तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं यही आ रही है कि जो मशीनें हैं वो कई मशीनें तो जो ऐसी है पड़ी पड़ी खराब हो रही है, उनके अंदर खून जो है उनसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो खराब होती जा रही है। तो काफी समस्याएं जो है फिलहाल देखी जा सकती है। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। तो जिस तरीके से लगातार डेंगू के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, चिंता वाली बात है ये। लेकिन अब आप सभी को भी अपना ख्याल रखना होगा, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी है, सफाई पूरी तरीके से करते रहिए, क्योंकि लगातार हरियाणा में एक दिन में 150 केस मिलते चले जा रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे डेंगू के केस में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही। अब रुक करेंगे हम अगली खबर का, जो अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। हरियाणा को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। आपको बताते चले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल ने सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया है, जिसके जरिए जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज अब ऑनलाइन मिल सकेंगे। आपको बताते चले, करीब 18 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों को स्कैन करके डिजिटलाइजेशन उनका कर दिया गया है। तो डिजिटल हो रहा है हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। गुरदीप जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से एक क्लिक पर अब सभी
सभी दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। करीब 18 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया गया। एक बड़ी राहत यहां पर हरियाणा वासियों को दी गई है, बड़ी सौगात दी गई है। मेरे माननीय दर्शकों, ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा में काम नहीं हुआ। हरियाणा बहुत काम हुआ है। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज करनी थी, मगर इसमें से सबसे आगे अगर आया तो वो एक किसान आंदोलन। पर इसमें से जो सरकार ने काम किया डिजिटल का, एक भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल किया, गांव के रिकॉर्ड को डिजिटल किया, गांव के प्लाटों को उनकी मलकियत थी, उसके दस्तावेज मालकों को सौंपे जा रहे हैं। मतलब एक ये काम नहीं है। गवर्नमेंट ने, मनोहर सरकार ने काम बहुत अच्छे किए हैं जी, मगर उसका एक बिंदु ये किसान आंदोलन से दबकर रह गया। जबकि ये जो बिंदु टच किए, चाहे कोरोना काल था, चाहे डेंगू का काल था, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं ने भी पुरजोर काम किया। हेल्थ सेवाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है, पर उसका निजीकरण जो है ना वो आड़े लोगों को आया। कोरोना काल में भी बढ़िया काम करके हेल्थ सेवाओं के लोगों ने काम किया। अब डिजिटल में देखो, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट सबसे पहले साबित हो रहा है कि जिसने भूमि का रिकॉर्ड घर बैठे किसान को, घर बैठे मकान मालिक को उसका अपने नेट पे देख सकता है। इसमें मैडम एक छोटी सी बात और भी है कि जो आईडी बनाई जा रही है उसके लिए थोड़ी सी और रिलैक्सेशन देनी चाहिए। उसके आम लोगों को शिकायतें आती हैं कि हम जब आईडी बनवाते हैं तो हमें बड़े लंबे प्रोसेस से बीतना पड़ता है। हरियाणा गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा काम है। इस आईडी को भी कुछ रिलैक्स करके इतनी सुविधा हो कि उसके दस्तावेज मिले, बार बार लोगों को चक्कर ना काटने पड़े। डिजिटल का फायदा तो ही होगा कि लोगों को दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, उनको घर बैठे सब कुछ अपने नेट पे पढ़ता हो और वो जो दस्तावेज है जाके किसी भी अधिकारी के सामने रखे कि ये देखो मेरे मोबाइल में ये कुछ है मेरे पास। बिल्कुल गुरदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा राहत अब मिली है, क्योंकि एक क्लिक पर अब सभी जो राजस्व के रिकॉर्ड हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगे और डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से किया जा रहा है वो बेहद अच्छा था। गुरदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अहम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज के अखबार की, तमाम खबरों के बारे में हमने चर्चा करी है जो खबरें आपसे जुड़ी होती हैं, जिनका सरोकार आपसे जुड़ा होता है। और हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम काफी कम समय में आप तक हर उस खबर को पहुंचा दें जो आपके लिए बेहद जरूरी होती है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।